नमस्कार सर्वांना, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वेबिनार है आयुर्वेद फॉर यू, इसमें आप सभी का स्वागत है। इस वेबिनार का हम लोग मीडियम हिंदी रखते हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि क्राउड थोड़ा सा मिक्स है तो सबको समझने में आसानी होगी। एंड आई डोंट थिंक लैंग्वेज शुड बी अ बैरियर। मुझे जो बताना है और आपको जो समझना है वो किसी भी भाषा में रहे आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है तो आपके स्क्रीन पे जो एक्सट्रीम राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे चैट बॉक्स है, आप उस पे आपके डाउट्स डाल दीजिए। सो हम लोग उस डाउट्स के ऊपर बात कर सकेंगे। पूरा सेशन होने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे जिसमें हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे। एंड अदर देन दैट आप प्लीज आपके जो फोन है, आपके जो पीसी है, उसको म्यूट रखिए ताकि सबको समझने में आसानी हो। ओके, विद दिस नोट हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं वैद्य विभूति साळवी आपका वापस एक बार स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद फॉर यू। इम्यूनिटी के बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं और उसी टॉपिक को लेके आज का हमारा ये टॉपिक है आयुर्वेद फॉर यू। टॉपिक को शुरू करने से पहले शुरुआत करते हैं धन्वंतरी स्तवन से। धन्वंतरी जो आयुर्वेद की आदि देवता है, उनको प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषताय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदाञ्जमान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। आयुर्वेद की आदि देवता भगवान धन्वंतरी को वंदन करके हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। सेशन के शुरुआत में हम बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति के बारे में। स्वस्थ यानी हेल्दी। तो क्या हम सब हेल्दी है, इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद बताता है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी हेल्दी व्यक्ति की जो हेल्थ है, उसका जो निरोगित्व है, उसको टिकाए रखना। अगर इसके बाद किसी कारण से वो विकार यानी कि बीमार होता है तो फिर उसकी विकार की, उसकी व्याधि की चिकित्सा करना, ये आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है। इंपॉर्टेंस दिया गया है स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। अगर आप हेल्दी हैं तो सब अच्छा है। तो इस हेल्थ को टिकाने के लिए अगर हम बात करें तो ये हेल्थ मतलब क्या आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं? हेल्दी मतलब क्या? सिर्फ फिजिकली हेल्दी है तो हेल्दी है क्या? आप हट्टे कट्टे हैं एकदम, बॉडी वाइज एकदम बॉडी बिल्डिंग वगैरह की है, लेकिन अगर आप बहुत चिड़चिड़े हैं, आपको रात को नींद नहीं आती या आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो इसको हेल्दी कहेंगे क्या? तो एक्चुअली नहीं। स्वस्थ होना ये सिर्फ शरीर और मन से ही नहीं, तो सामाजिक रूप से भी रहता है। जो जागतिक आरोग्य संघटना है वो कहती है फिजिकली, मेंटली और सोशली, म्हणजे आपण जे म्हणतो मराठीत शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक दृष्ट्या, समाज में हम रह रहे हैं, समाजाभिमुख हम इंसान हैं, तो समाज में भी हमारी कैसी वेल बीइंग है वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। अगर ये सारी चीजें अच्छी है तो ही आप स्वस्थ है। सिर्फ डिसीज नहीं है यानी कि आप स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसी के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है? आयुर्वेद कहता है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोषः, आयुर्वेद में 3 मूल दोष बताए हैं, 3 मेन पिलर्स हैं। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है ऐसे हम लोग जानते हैं, उसी तरह आयुर्वेद बोलता है वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों से हमारा शरीर बना है। ये जो दोष रहते हैं वो हमारे शरीर की हर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि वात है, वात अपने शरीर के रेस्पिरेशन से लेकर अपनी सांस लेना, सांस छोड़ना, अपना ब्लड सर्कुलेशन, अपने हार्ट का पंपिंग है, अपनी जो बॉडी की मूवमेंट्स है, चलना फिरना बोलना, ये सारी चीजें वात कंट्रोल करता है। दूसरा है पित्त। बॉडी में जो कन्वर्जन होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको ये पित्त दोष कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपके स्किन का लश्चर है, आपके हेयर का लश्चर है, आपका वर्ण, आपकी प्रभा, आपकी बुद्धि, ये सारी चीजें इस पित्त दोष के प्राधान्य से होती है। पित्त दोष इनको कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है कफ दोष। शरीर के जो भी सारे धातु घटक, उनको एक साथ बांधे रखने का काम ये कफ दोष करता है। शरीर को ज्याला मराठीत आम्ही म्हणतो ओलावा, स्निग्धता देना, यानी शरीर में एक प्रकार का आर्द्रता देना, इस काम का महत्व है कफ के दोष में। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश,
ब्रह्मा है जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, विष्णु है जो सृष्टि को पालन करता है, और भगवान शिव है जो सृष्टि का नाश करते हैं। तो इन तीनों सॉरी भगवानों से हमारी सृष्टि चलती है। उसी तरह हमारे जो वात पित्त कफ है, इन तीनों दोषों से हमारे शरीर का संगठन होता है। अगर ये दोष कम ज्यादा मात्रा में हो जाए तो शरीर का संगठन बिगड़ जाता है, शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, मेरा वात बढ़ गया, मेरा पित्त बढ़ गया, मुझे तकलीफ हो रही है। तो ये दोष अगर समस्थिति में है, सम मात्रा में, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, दोनों मात्रा में अगर है तो हम स्वस्थ होते हैं। इसके बाद समाग्निश्च, अग्नि माने कन्वर्जन, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव कैपेसिटी बोल सकते हैं। बट ये सिर्फ अन्न पचाने के लिए ही नहीं, तो हमारे शरीर के सेल्यूलर लेवल तक होने वाला जो डाइजेशन है, या जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चयापचय जला मिलता है, उस पर वो काम करता है। जैसे कि आपकी बॉडी में जो भी नए नए सेल्स की ग्रोथ होती है, नए नए सेल्स जो बाद में काम करते हैं, फिर बाद में उनका डिकम्पोजिशन होता है, ये सारी चीजें इस अग्नि के ऊपर रहती है। अगर अग्नि अच्छी है तो हम स्वस्थ हैं। आयुर्वेद में बोला गया है, दोषाः सर्वे अपि मंदाग्नि, मतलब अगर अग्नि अच्छा नहीं तो हम लोग अच्छे हेल्दी नहीं रहते। या फिर आप लोगों ने सुना होगा शांते अग्नौ नीयते, मतलब अगर अग्नि बंद हो गया, शांत हो गया, तो इंसान की मृत्यु होगी। अभी फिलहाल जब हम कोरोना के बारे में बात करें तो उसी का एक एग्जाम्पल देते हैं। एक इंसान है, अच्छा खासा है, लेकिन उसको कोरोना होता है तो ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, वो असिम्टोमेटिक है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे उनकी हेल्थ आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आ रही, तो उनको होने वाली तकलीफ ज्यादा होती है। ऐसे इंसान में अग्नि का कार्य अच्छा नहीं होता। अगर हम लोग बात करें किडनी डिसीज की, तो किडनी ये धातु के ऊपर जो अग्नि का काम होना है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम लोग मॉडर्न के लैंग्वेज में क्रिएटिनिन बढ़ा है, कम हुआ है, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ये अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को होने वाली तकलीफ ज्यादा रहती है। इतना महत्व इस अग्नि का है। इसलिए अगर अग्नि अच्छा है तो आप स्वस्थ हैं। इसके बाद बारी आती है समधातु मल क्रिया। धातु यानी शरीर के जो भी घटक है, वो मल, शरीर से बाहर जाने वाले मल मूत्र आदि एक्सक्रीटरी पार्ट्स, क्रिया सारे शरीर की जो बॉडी के एक्शंस है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें, ये अगर अच्छी तरह से है, सम मात्रा में है, तो आप हेल्दी हैं। आगे आता है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। आत्मा, इंद्रिय, इंद्रिय अपने सेंस ऑर्गन्स, आपकी हियरिंग, आपका विजन, आपकी बोलने की ताकत, आपकी टेस्ट करने की ताकत, ये सारी चीजें, आपका मन, ये अगर प्रसन्न है तो हम स्वस्थ हैं। मन को बहुत हाईलाइट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इस मन के बारे में बहुत आगे बातें आने वाली है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, किंवा मन करारे प्रसन्न कोई सिद्धीचे कारण, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो ये क्यों है? क्योंकि अगर मन अच्छा है तो हमें फीलिंग ऑफ गुड या फीलिंग ऑफ हेल्दी बहुत अच्छा लगता है। अगर मन अच्छा नहीं तो हमें स्वस्थ भी नहीं लगता, वी डोंट फील हेल्दी। ओके, तो इसलिए अगर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है तो आप स्वस्थ है, आप हेल्दी है। एक्चुअली देखा जाए तो इस एक डेफिनेशन के ऊपर हम लोग 1 घंटे तक बात कर सकते हैं, बट हमारा टॉपिक फिर रह जाएगा। इसके लिए मैं सिर्फ आपको स्वस्थ मतलब आयुर्वेद के हिसाब से क्या, ये बताती हूँ और आगे चलती हूँ, क्योंकि हमारा आगे का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बहुत बार सुन चुके हैं। इम्यूनिटी मतलब क्या? हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु एंटर करते हैं। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, बाहर घूमते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। इस दौरान जो निसर्ग में जीवाणु विषाणु रहते हैं, वो हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। ये जो हार्मफुल चीजें हैं, वो अगर हमारे शरीर में आती है तो हमें नुकसान दे सकती है। ये नुकसान ना हो, इसके लिए हमारे शरीर में एक कैपेबिलिटी होती है जिससे हम इनसे फाइट कर सकें। इस चीज को बोलते हैं इम्यूनिटी। आपकी जो कैपेसिटी है फाइट करने की, वो है इम्यूनिटी। अभी ये जो इम्यूनिटी है वो बहुत टाइप की रहती है। जैसे पैदा होने के वक्त तुरंत हमें जो मिलती है वो इम्यूनिटी, माता के स्तन्य से यानी ब्रेस्ट मिल्क से जो मिलती है वो इम्यूनिटी भी एक रहती है। फिर हम लोग जो बच्चों को टीके लगाते हैं, वैक्सीन देता है ना मुलाना, वो भी एक प्रकार की इम्यूनिटी है। उसके बाद अगर आप बीमार हो गए तो फिर शरीर में खुद से कुछ एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज भी एक प्रकार का इम्यूनिटी है। अगर किसी के शरीर में इम्यूनिटी नहीं तैयार होती तो उनको आर्टिफिशियली कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे इम्यून हो जाते हैं।
तो येन केन प्रकार से शरीर को इम्यून करना, शरीर को उस डिसीज को, उस जीवाणु विषाणू को शरीर में पलपने न देणं, इसका नाम आहे इम्युनिटी. म्हणजे शरीरामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या जीवाणू विषाणूंना शरीरात येऊ न देणं, हे काम जे शरीरातले सेल्स करतात ती इम्युनिटी है. अभी ये जो इम्युनिटी है, जो कोरोना वायरस के बारे में हम लोग बार बार सुन रहे हैं, तो क्या आप श्योर है आप इम्यून हैं? अगर नहीं तो फिर क्या? कोई वैक्सीन ऐसे बना है कि जिससे आप इस इम्यूनिटी को पैदा कर सके या इस इम्यूनिटी को बना सके? वेल, दुर्दैव से ऐसा कोई भी वैक्सीन अभी फिलहाल दुनिया में नहीं बना है. सारी दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी खोज में है, लेकिन जब तक ये इम्यूनिटी का वैक्सीन नहीं बनता, तब तक हम क्या करें? घर पे बैठे रहे. इस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये वायरस जो है, कोरोना वायरस, जैसे कैसे पहले से आया हो, ये ऑलमोस्ट 2 साल तक रहने वाला है. सच झूठ में नहीं जानते, बट अगर ये इतने दिन रहने वाला है, तो क्या हम लोग घर पे बैठे रह सकते? बिल्कुल नहीं. काम धंधे के लिए, पेट पानी के लिए तो सबको बाहर घूमना पड़ेगा. तो उस वक्त हम क्या करें? उस वक्त के लिए ही हमारा ये लेक्चर है व्याधि क्षमत्व. आयुर्वेद बता रहा है व्याधि क्षमत्व के बारे में. अभी ये जो व्याधि क्षमत्व है, इसका मतलब क्या है? तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी के सदृश ही ये कंसेप्ट है. इनफैक्ट इससे ज्यादा डीप है ये कंसेप्ट. ये बताता है कि आप बीमार ना हो, इसके लिए आप आपके शरीर को किस तरह तैयार करें. और समझो आप बीमार हो गए, तो फिर आप आपके शरीर को किस तरह से मोल्ड करें ताकि आप उस व्याधि से, उस डिसीज से किस तरह से मुक्ति पा सकें. यानी प्रिवेंशन और क्योर, इन दोनों तरीकों से ये व्याधि क्षमत्व काम करता है. अभी ये जो व्याधि क्षमत्व है, इसको बनाने के लिए कुछ आयुर्वेद में मेथड्स बताए. वो मेथड्स है स्वस्थ वृत्त पालन, यानी जो हेल्दी लाइफ को पालन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए जो कुछ नियम बताए हैं, वो उनका पालन करना. दिनचर्या, यानी दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो हमें फॉलो करना है, अच्छी चीजें जिस तरह से करनी है, वो सब दिनचर्या में आता है. ऋतुचर्या, अभी ऋतु हम लोग को तो सिर्फ गर्मी, बरसात और थंडी, ये 3 ही पता है. आयुर्वेद 6 ऋतू बोलते हैं. 6 ऋतूंचे 6 सोहाळे वगैरे माहिती ना, तसे हे 6 ऋतू. वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर, ऐसे ये 6 ऋतु है. तो इन 6 ऋतुओं के हिसाब से हमें हमारे शरीर में चेंजेस करना अपेक्षित है, क्योंकि हर ऋतु में बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो नेचर है, उसमें अलग अलग चेंजेस आते हैं. वैसे ही हमें हमारे शरीर में भी चेंजेस लाना जरूरी होता है. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. उसके बाद आता है आहार. हमें जो नित्य सेवन करना है, वो आहार कैसा होना चाहिए. योगासन, प्राणायाम डेली में करनी चाहिए. उसके बाद आता है पंचकर्म और औषधि सेवन. इन सारी पॉइंट्स के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले बात करते हैं दिनचर्या के बारे में. दिनचर्या माने दिन में क्या क्या करना है. अभी फिलहाल चालू है लॉकडाउन. लॉकडाउन सदृश स्थिति, वर्क फ्रॉम होम चालू है, स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी है. तो क्या कर रही है पब्लिक? सुबह आराम से उठ रही है 9-10 बजे. उठने के बाद आराम से ब्रेकफास्ट, ब्रंच वगैरह करते हैं. फिर दोपहर को लेट खाना, खाने के बाद सोना, वापस शाम को एकदम हेवी स्नैक्स खाना, रात को लेट खाना और फिर रात को लेट सोना. ये सारी ऑलमोस्ट सब घर की स्थिति है. सबकी नहीं, शायद कुछ लोग नहीं करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द फैमिली इसी को फॉलो कर रहे हैं. बट दिस इज नॉट गुड. इट्स लाइक आप किसी फाइटिंग, किसी वॉर पे जा रहे हो और आपके पास आपके अस्त्र शस्त्र नाही. तुम्ही युद्धाला निघालात आणि तुमच्याकडे तुमचा शस्त्रसाठा संपला, तर काय होईल? आता तुम्ही जे करताय ना, ते होणार आहे. आपकी जो दिनचर्या, तुमचं जे डेली रूटीन आहे, इसको अगर हम अच्छा रखते हैं, तो ही हम इस इम्यूनिटी को पैदा कर सकते हैं. इम्यूनिटी जो होती है, इसको अर्न किया जाता है. इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आती. वो कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि एक दिन मैंने च्यवनप्राश खा लिया, कोई आयुष काढ़ा पी लिया, हल्दी का दूध ले लिया और मुझे इम्यूनिटी मिल गई. बिल्कुल नहीं. इम्यूनिटी को कमाना पड़ता है. आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर जो रहते हैं, वो रोज जिम जाते हैं, अच्छा नरिशियस खाना खाते हैं, तब जाके उनकी बॉडी वो अर्न करते हैं. या फिर आप लोग जॉब करते हैं, तो आपको एट द एंड ऑफ मंथ सैलरी की अर्निंग होती है. ठीक आहे, आपण म्हणतो ना, पहलवानाने शरीर कमवलंय, तर ही इम्युनिटी आपल्याला कमवायची आहे.
वी हैव टू अर्न दिस इम्यूनिटी, और ये एक प्रोसेस है, एक दिन की नहीं, ये आपको हमेशा करनी है। अभी जो ये सिचुएशन आई है, आई थिंक इट्स अ बून कि आपको आपकी दिनचर्या, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने का मौका मिला है। आप इसको अच्छा कीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो ही आप किसी भी, ये सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, किसी भी बीमारी से आप लड़ सकेंगे। और ये इम्यूनिटी को कमाने के लिए जो सबसे शाश्वत बैंक है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या बताता है कि सुबह 6 से 10 कफ का टाइम, 10 से 2 पित्त का टाइम, एक जनरलाइज्ड आइडिया है। इस हिसाब से दिन के पार्ट्स लिए, मतलब इन टाइम पे इन दोषों का प्राबल्य रहता है या ये मैक्सिमम रहता है। हम लोगों को बताया जाता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ, यानी सुबह जल्दी उठना है। ब्राह्म मुहूर्त ये सनराइज के पहले रहता है, ऑलमोस्ट 4:45 से 5:30 के बीच में रहता है। इस टाइम पे जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग वात के काल में रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो वात का टाइम रहता है, उस टाइम अगर हम लोग उठते हैं तो जो हमारे नेचुरल अर्जेस रहते हैं, मोशन के, यूरिन जाने के, ये अच्छे से आते हैं, आपको हल्का लगता है, पूरा दिन हल्का लगता है। लेकिन इसके बदले अगर हम लोग 6 से 10 में उठ रहे हैं, 8 बजे 10 बजे ऐसे उठ रहे हैं, 9 बजे के बाद वगैरह, तो शरीर में कफ का काल शुरू हो जाता है। इस टाइम पे उठने के बाद शरीर में एक भारीपन रहता है, आलस रहता है, सुस्ती रहती है, जो नेचुरल अर्जेस आने चाहिए वो नहीं आते। सिर्फ दिन में कभी कभार हम लोग लगता है मोशन जाना है वगैरह, तो दिन भर में हेवीनेस रहता है, फ्रेश नहीं लगता। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना है। मैं 4:45 नहीं, लेकिन एटलीस्ट 7 बजे तक तो उठी, उतना तो आप आपकी हेल्थ के लिए कर ही सकते हैं। अभी समझो आप उठ गए, तो अभी तो कफ का टाइम शुरू हो गया। तो ये जो एक्सेस कफ है, इसको निकालने के लिए आयुर्वेद कुछ मेथड्स बताता है। इस कफ को हमेशा, एक्सेस अगर है तो उसको निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकाला गया तो कफ की व्याधियां उत्पन्न होंगी, जैसे गले में ऐसे होना, सुबह उठ के गरारे करते समय एकदम कफ निकलना वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये कफ को निकालने के लिए जो मेथड्स बताई है वो है गंडूश। गंडूश यानी जिसको हम लोग गरारे बोलते हैं, अपन गुळण्या म्हणतो ना मराठीत, उसी तरह का है, बस इसमें पानी की जगह हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं। गुनगुना तिल का तेल लीजिए, उसको मुंह में जमा के रखिए। गरारे करते समय जैसे गरारे करके थूक देते हैं, वैसे नहीं करना है, मुंह में जमा के रखना है। आपण गुळण्या करताना पाणी तोंडात घेतो आणि थुकून टाकतो, तर तसं न करता थोडा वेळ तोंडामध्ये होल्ड करा ते कोमट केलेलं तिळाचं तेल, ठीक आहे। त्याच्याने काय होतं, आपला जी तोंडाची आतली त्वचा आहे तिला प्रोटेक्शन मिळते, तिची हेल्थ चांगली होते। आपको पता है कि कोरोना वायरस की एंट्री के सबसे मेन पॉइंट है नोज एंड माउथ, ओके, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं तो वहां से वायरस की एंट्री हो सकती है। जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है उनको तो पता ही होगा कि नाक में कुछ अलग सी स्मेल नहीं गई, फिर छींक आना शुरू हो जाता है। कुछ अलग खाया नहीं, मतलब खास करके तला हुआ खाना, तो तुरंत उनको गले में खराश होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये एंट्री पॉइंट्स पे ही अच्छे से प्रोटेक्शन करना है। तो ये जो गंडूश है, उसका जो ऑयल है, वो मुंह के श्लेष्मल त्वचा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो गंडूश सुबह उठ के करना है। जिनको गंडूश में ऑयल नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पॉसिबल है, तो आप उसकी जगह काढ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी डाला हुआ या त्रिफला डाला हुआ पानी, उबाला हुआ पानी, उसको काढ़ा बना के उसका भी आप गंडूश कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, बाद में उसको जब होल्ड नहीं कर सकते तो उसको थूक दीजिए। अगर तेल यूज किया है तो बाद में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है करारे करने के लिए, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। गंडूश के बाद बारी आती है धूमपान की। मराठी लोकांना सांगते की धूमपान आहे, धूम्रपान नव्हे, ठीक है। क्योंकि धूमपान और धूम्रपान में सिर्फ एक रकार का ही फर्क लग रहा है, लेकिन इनका जो एग्जाम मीनिंग है वो काफी डिफरेंट है। धूमपान जो रहता है वो आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंट मेडिसिन का धूम यानी कि स्मोक को इनहेल करना है। ये इनहेल करने से जो एक्सेस कफ रहता है वो चला जाता है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपको पता है सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं, तो ये जो निकोटिन का फ्यूम्स रहता है, टॉक्सिक फ्यूम्स, ये ब्रेन में और आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत जल्दी पहुंचता है और हम लोग बीमार पड़ते हैं। हम लोग मतलब स्मोक करने वाले, ठीक है। तो या फिर आपने सुना होगा कि टॉक्सिक फ्यूम्स के इनहेलेशन की वजह से इतने लोगों की मौत वगैरह हुई।
तो अगर टॉक्सिक चीजें इनहेल करने से, टॉक्सिक फ्यूम्स को इनहेल करने से इंसान को तकलीफ होती है, तो अच्छी चीजों का फ्यूम, अच्छी चीजों का धूम इनहेल करने से हेल्थ क्यों नहीं अच्छी होगी? बट ऑब्वियसली अच्छी होगी ना। तो इसीलिए हमें ये धूम्रपान करना है। ये जो धूम्रपान है, इसके लिए निर्दोष धूम स्टिक्स आयुर्वेदिक शॉप में अवेलेबल रहती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ जिनको बीपी की तकलीफ है या जो पित्त प्रकृति है वो धूम्रपान ना करें। इसके बाद बारी आती है नस्य की। नस्य यानी नासा में, नाक में बूंदे डालना। या तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या गाय का घी, या कोई आपको मेडिकेटेड तेल या घी आपके डॉक्टर ने दिया है, वैद्य ने दिया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ के बल सोना है, नाक में अच्छे हाथ से, साफ सुथरे हाथ से एक एक बूंद डालनी है। थोड़ा गुनगुना करे तेल को या घी को और उसके बाद डालें। 5-10 मिनट ऐसे ही सोए। ये जो नस्य रहता है वो नासा की यानी आपकी नोज के म्यूकोजल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अभी ये जो नस्य है उसका और एक फायदा है, नासा ही शिरसोद्वारम बोला है, यानी नाक जो है वो आपके मस्तिष्क का एंट्री पॉइंट है। तो नाक से डाली हुई जो दवाई रहती है वो मस्तिष्क तक जाती है। ये सीजन में जब, मतलब कोरोना के सीजन में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह है, तो कुछ ऐसे मेडिकेटेड घी आते हैं कि जो हम लोग अगर नाक से डालते हैं तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन भी होता है और स्ट्रेस लेवल को भी कम किया जाता है। ऐसा दुहेरी फायदा, डबल फायदा इस नस्य से होता है। इसलिए नस्य जरूर करें। नस्य सुबह शाम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। नस्य के बाद बारी आती है धूपन की। जिनको धूम्रपान पॉसिबल नहीं वो धूपन कर सकते हैं, धूपन सबको करना है। धूपन जो है, मुकेश करके कहिए आप प्लीज, आपका म्यूट कर दीजिए माइक। धूपन जो है वो घर में सबको करना है, सारे लोगों को घर में करना है। ये आपको पता है, देवधूप है, गुग्गू है, राड़ है, तो इनका जो फ्यूम्स रहते हैं वो घर में करने रहते हैं। हमारे घर में आने वाले अनवांटेड या फिर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो गेस्ट है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उनको दूर करने के लिए ये धूपन बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली अभी जब रेनी सीजन चालू है, जब कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है, सब जगह पर एक प्रकार का क्या बोलते हैं आर्द्रता या गीलापन रहता है, ओल असते ना सगळीकडे, तर अशा वेळेला तर धूपन नक्की करावं। स्पेशली सोने की जगह पर, हम लोग जहाँ पर कपड़े सुखाते हैं उस जगह पर धूपन करें, जिससे फंगस नहीं ग्रो होता। हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा मन प्रसन्न रहता है, इसीलिए ये धूपन करना है। अभी धूपन के बाद सब हो गया, ये सारी चीजें कर ली, फिर बारी आती है थोड़ा सा पेट खाने की। वो है च्यवनप्राश जैसे रसायन से। सिर्फ च्यवनप्राश ही नहीं बात करी, कोई भी रसायन आप ले सकते हैं। जैसे कि आजकल जो बोल रहे हैं टर्मरिक लैटे, गोल्डन मिल्क, इन शॉर्ट हल्दी डाला हुआ दूध, ये आप सुबह में ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। रसायन इज अ टाइप ऑफ टॉनिक। एक्चुअली टॉनिक से बहुत बड़ी चीज है ये रसायन। आपकी इम्यूनिटी देने के लिए ये रसायन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसको सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। अगर हम लोग इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है। रसायन सेवन के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अगर च्यवनप्राश ले रहे हैं तो उसको 1 चम्मच हल्के हल्के से खाना है, मतलब धीरे धीरे से खाना है। एक साथ ले लिया और भागने लगे, ऐसा मत कीजिए। शांत एक जगह बैठिए और खाइए। दूध ले रहे हल्दी डाला हुआ तो वो भी ऐसे धीरे धीरे से लीजिए। 1 घंटे तक कुछ भी मत खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी को अच्छा फायदा होता है। इसके बाद अगर जिनको बहुत आदत है तो वो चाय आधे 1 घंटे के बाद ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या जो अभी आयुष काढ़ा है वो ले सकते हैं। आयुष काढ़ा के बारे में आगे बात करेंगे। ये 1 घंटे बाद लेना है लेकिन, ठीक है। अभी ये करने तक ऑलमोस्ट 8-1 बज गए होंगे। अगर आप समझो 6:30-7 बजे उठे हैं तो ये सारी विधियां करते करते 8 बज गए। अभी 8 बजने के बाद टाइम आता है आपकी साधना, आपका योगासन, आपका प्राणायाम करना। ये डेली करना है, ठीक है। ये करने के बाद जनरली आई सजेस्ट कि आप ब्रेकफास्ट अवॉइड करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट करेंगे अगर आप हेवी तो आपको खाने की भूख जल्दी नहीं लगेगी, फिर आप लेट खाएंगे। और वैसे भी रसायन खाने के बाद ज्यादा भूख नहीं लगेगी, रसायन से पेट भरता है, मतलब जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में पेट भरा है। और आपका जो खाने का टाइम है वो अगर आप 10:30 से 12:30 के बीच में रखते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको, एक सेकेंड,
ये जैसे बताया था कि पित्त का टाइमिंग जो है वो 10 से 2 के बीच में, ठीक है। तो अगर 10 से 2 के बीच में सूरज जो रहता है वो अपनी चरण सीमा पे एट इट्स पीक रहता है, उसी टाइम हमारे पेट में अग्नि जो रहता है, डाइजेस्टिव फायर जो रहती है, भूख रहती है, वो भी एट इट्स मैक्स रहती है। तो अगर इस टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं तो वो अच्छे से पचता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट को स्किप करके हमें खाने का टाइम थोड़ा जल्दी लेना है। जिनको बिल्कुल सहन नहीं होती भूख वो हल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, प्रेग्नेंट है, एजेड है, डायबिटीज है, उनके लिए ब्रेकफास्ट चल सकता है। अभी ये आहार कैसे होना चाहिए आहार के बारे में बात करते समय ये पिक्चर पहले आती है, बर्गर, पिज्जा, जूस, बर्गर एंड ऑल एवरीथिंग, चिप्स वगैरह, ये सारी चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मुझे लगता है लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने इसमें से कुछ ना कुछ ट्राई भी किया होगा बनाने का घर पे, स्टेटस पे फोटो वगैरह डालते होंगे ना। लेकिन ये चीजें इतनी इंपॉर्टंट है क्या? आय डोंट थिंक सो. मराठीत आपण म्हणतो ना की हे सगळे आपल्या जीवनाची आवश्यकता नहीं तर आपल्या शरीराची चोचले आहे, क्रेविंग्स है हमारी बॉडी की, ये नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? एक तो ये सब मैदे से ज्यादातर बनते हैं, फ्रोजन या जिस पर हम लोग बोलते हैं ना प्रक्रिया किए हुए, उस तरह से रहते हैं, तो ये शरीर को हानि पहुंचाते। इवन आपके बिस्किट भी, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग गेहूं का बना हुआ बिस्किट खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अरे लेकिन बिस्किट भी है, वो बासी ही हुआ ना। आप बासी खाते हैं क्या चपाती? चपाती जी असते ती आपण शिळी खातो का? नाही खात ना. शिळी चपाती कोण खाणार? मग तुम्ही मला सांगा, तुमचं बिस्किट जे 4-5 महिन्याआधी पॅक केलेलं, ते पण मोस्टली मैद्याचं, ते कसं काय ताजं होईल? ते शिळच आहे ना। ये जो हमारे बिस्किट है जो पहले पैक किए रहते हैं मैदे के बने हुए या किसी भी चीज के, होल है, होल व्हीट वगैरह वगैरह, तो ये सारे प्री पैक जो फूड है वो बासी ही होते हैं, स्टेल रहते हैं। इसलिए बिस्किट्स नहीं खाने, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड देते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों को अवॉइड करना। तो फिर खाना क्या खाना है? ये खाना, यू कैन सी द कलर, इट्स सो फ्रेश, इट्स सो नेचुरल। ऐसा जो नेचुरल कलर वाला फ्रेश खाना है उसको खाना है। खाना कैसे हो? तो लघु सुपाच्य हो। लघु माने हल्का, सुपाच्य माने जो इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। अभी इजी टू डाइजेस्ट जब बोल रहे हैं तो ये कैसे समझेगा? समझो आपने खाना खाया, उसके 2 घंटे बाद आपको लगता है कि पेट में फूल गया है, पेट में ऊपर आ रहा है, खट्टी डकार आ रही है, कड़वी डकार आ रही है, खाना ऊपर ऊपर आ रहा है, जी मचला रहा है, गैसेस हो रहे हैं, तो ये खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। दिस खाना इज नॉट गुड फॉर, तुम्हाला ते सुटेबल जेवण नाही। और अगर समझो खाना खाने के बाद तृप्ति की, समाधानाची ढेकर हम लोग मराठी में बोलते हैं, मतलब अच्छा डकार आता है, आपको फ्रेश लगता है, हल्का लगता है, तो फिर वो खाना सुपाच्य है, यानी इजीली डाइजेस्ट है। अब आपका चाइनीज वगैरह खाया हुआ खाना याद कीजिए और किसी दिन मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग दाल और चावल खाया हुआ याद कीजिए, यू कैन गेट द डिफरेंस। तो इसी तरह हमें ये जो लघु सुपाच्य आहार है वो खाना है, ठीक है। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना है। आराम करने का मतलब सोना नहीं है, ठीक है। सिर्फ एजेड, डायबिटीज है जिन, सॉरी एजेड है, जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे हैं वो सो सकते हैं, बाकी के लोग दोपहर को ना सोए। दोपहर को सोने से कफ बढ़ने लगता है, तकलीफ होती है, हेवीनेस। अभी खाना वगैरह सब हो गया, आराम कर लिया, उसके बाद इवनिंग का जो 4 to 5 का टाइम है उसमें भी हम थोड़ी सी योगासन प्राणायाम कर सकते हैं। जिनको सुबह पॉसिबल नहीं वो शाम को योगासन प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जो रहते हैं या योगासन रहते हैं वो खाना खाने के एटलीस्ट 3 आवर्स के बाद करने हैं, उसके पहले नहीं। प्राणायाम योगासन खाना खाने के बाद करने हैं और उसी तरह से योगासन प्राणायाम करने के आधा घंटे बाद कुछ खाना भी नहीं है, इनको डेली करना है। उसके बाद इवनिंग 5 to 6 के बीच में स्नैक्स नहीं लेना है पूरा भर पेट, उसके बदले एक आध राजगिरा लड्डू, एक आध फल आप खा सकते हो, सो दैट आपकी जो भूख है, जो एक्सेस वाली भूख है, आप उसको डिनर के लिए बचा सके। डिनर को भी हमें बहुत लेट नहीं करना है, डिनर को हमें से 7-8 बजे तक लेना है। अभी ये जब 7-8 बजे डिनर बोलती तो सब लोग ऐसे सोचते हैं 7-8 बजे डिनर, हाउ इज इट पॉसिबल? आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जो गाय भैंस रहती है ना, वो शाम को सूरज ढलने के बाद जब अपने अपने घर पे आती है, उनका जो गोठा रहता है उसमें जब आती है तो वो कुछ भी नहीं खाती, चारा वगैरह नहीं खाती। वो तो जानवर है, उनको समझ में आता है।
हम तो बुद्धिमान इंसान हैं, हमें क्यों नहीं समझ में आता? सूरज ढलने के बाद हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। इस दौरान हम खाना खाते हैं तो वो अच्छे से नहीं पचता और इसी वजह से तकलीफें होती है। इसीलिए ज्यादा लेट नहीं खाना। अगर आपको जॉब की वजह से लेट होता है तो आप इससे भी हल्का खाना खाइए, जो हम लोग बोलते हैं रोस्टेड खाना है, वो खा सकते हैं, खत फुल्का वगैरह। बहुत ज्यादा लेट होता है तो सिर्फ दूध ले लीजिए। अभी ये जो चीजें है मैं आइडियल बोल रही हूँ। आपकी प्रकृति, आपका काम करने का जो वर्क स्टाइल है, आप जहाँ पर रहते हैं उसके हिसाब से इसमें प्लस माइनस हो सकता है। इसके लिए आपको आपके नजदीकी जो वैद्य है उनसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, तो हम लोग ज्यादा डिटेल में आपको ये जो शेड्यूल है वो बता सकते हैं। बट फिलहाल तो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप आपके शरीर की नेचुरल अर्ज, नैसर्गिक संवेदना को जानिए। कब आपको भूख लगती है तभी आपको खाना। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को पूछती हूँ की भूक लागल्यावर जेवता की वेळ झाली म्हणून जेवता? 2 बज गए, चलो खाना खा लो, रात के 9 बजे खाना खा लो। दिस इज रॉन्ग। आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगती है। जो मैंने अभी आपको डेली रूटीन बताया उस हिसाब से आप अगर आपकी दिनचर्या रखते हो, सुबह उठने से लेके खाना, फिर इवनिंग में स्नैक्स और रात का डिनर, तो आपको बराबर भूख की संवेदना आएंगी और आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये दिनचर्या जब हम करेंगे तो ही हम हेल्दी रहेंगे। दिनचर्या के साथ बात आती है योगासन की। योगासन को भी हमें डेली करना है। जितना खाना रोज इम्पोर्टेंट है उतना ही ये जो योगासन है वो इम्पोर्टेंट है। योगासन सिर्फ हमारी बॉडी को बनाने के लिए ही नहीं, तो हमारे इंटरनल जो भी डाइजेशन है उनको भी अच्छा रखता है। जैसे किसी को गैसेस की तकलीफ है तो उनके लिए पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है, वज्रासन है, भुजंगासन है, ये थोड़े इजी है तो कोई भी कर सकता है। बट अगेन अगर आप 40 प्लस है, फर्स्ट टाइम करने वाले हैं योगासन, तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही कीजिए, तुरंत मत शुरू कीजिए। जैसे बताया गया है, शनै ही आचरण, यानी धीरे धीरे हमें इन चीजों को अपनी आदत में डालना है। एकदम से जाके मैंने इतना किया उतना किया ऐसे मत कीजिए वरना बीमार हो जाएंगे। योगासन के साथ साथ बारी आती है सूर्य नमस्कार की। दिन में 12 सूर्य नमस्कार आइडियल है। अगेन सेम थिंग, आप आपकी प्रकृति, आपके शरीर के हिसाब से धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। आपके जो नजदीकी वैद्य है या योगा एक्सपर्ट है उनसे सलाह लीजिए, फिर ही ये चीजें कीजिए। उसी तरह बात है प्राणायाम। प्राणायाम दिखने में बहुत सिंपल लगता है, बहुत आरोग्यदायी भी है, लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर ये गलत तरीके से किया गया तो उससे नुकसान भी होता है। मतलब समझो प्राणायाम किया और आपको बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, बहुत पसीना आ रहा है, तो यू आर डूइंग इट इनकरेक्ट। ओके, तो आपको प्राणायाम करते समय धीरे धीरे से शांति से करना है। अभी इसके सेशन तो यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि हमें टाइम लिमिट है, बट आपके ग्रुप पे मैं इन प्राणायाम के बारे में पोस्ट जरूर डालूंगी, आप उसको देखिए, उसको करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। प्राणायाम और योगासन के बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक छोटा सा डेमो लेते हैं ओमकार का। अभी जितने सारे लोग हैं अगर सोए हुए हैं तो प्लीज बैठ जाइए, अगर बैठे हैं तो थोड़ा आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कीजिए, सिट स्ट्रेट, और एक हम लोग ओमकार लेते हैं। पूरी सांस को धीरे से बाहर छोड़ना है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे श्वास को यानी आपकी सांस को अंदर खींचना है, एकदम स्लोली, और ब्रीथ आउट करते समय हमें ओमकार करना है। ओ आई एक्सपेक्ट सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी ये किया हो। अगर आपने ये ओमकार किया है तो आपको खुद को लगेगा कि कितना शांतिपन या कितना जो बोलते हैं ना पीस हमारे मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें ये प्राणायाम ओमकार जो है वो डेली करने हैं। अभी ये सब तो हो गया, इसके बाद रात की एक और चीज रहेगी, वो है निद्रा। निद्रा के बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी इसलिए है क्योंकि ये जो सारे कोरोना कोरोना चल रहा है उसके बाद सब लोगों की नींद तो उड़ गई है। पेशंट फोन करके बोलते हैं मॅडम झोपच येत नाही, खूप टेन्शन येते, रात्रीचं सारखं मनामध्ये विचार येतात, वो सारी चीजें। तो ये नींद जो है वो क्यों उड़ गई है, क्यों सबको टेंशन आ रहा है? उसका रीजन है कि हम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। व्हाट वी से स्लीप लाइक अ बेबी। व्हाई बेबी? बच्चे को कभी सोते समय देखा है आपने? कितना एकदम शांत सोता है,
उठता है तो भी एकदम शांत फ्रेश रहता है, पूरा मस्ती करने के लिए एनर्जी वाला रहता है। ये बच्चा क्यों इतना अच्छा होता है? क्योंकि उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आपको नींद की तकलीफ है तो आप भी आपके सर पे जितना सारा स्ट्रेस है उसको निकाल फेंकिए, और आपको शिरोधारा शिरोअभ्यंग करना है। इससे भी आपको नींद आने में अच्छी मदद होगी। शिरोअभ्यंग यानी सर पे जो थोड़ा गर्म किया हुआ कोकोनट ऑयल है उसको अप्लाई करना, हल्के से हेड मसाज करना। रात को सोते समय अगर हम लोग ये करते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। इनफैक्ट कानाची पाळी म्हणतात ना मराठी, कान जो रहता है उसको भी अगर हम लोग ये थोड़ा गुनगुना तेल लगाते हैं कोकोनट ऑयल, तो भी बहुत अच्छी नींद है। जिनको बहुत ज्यादा नींद की तकलीफ है वो आप आपके डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाके शिरोधारा जैसे पंचकर्म करवा सकते हैं। शिरोधारा पंचकर्म में कुछ औषधि द्रव्यों का काढ़ा और तेल रहता है। इसकी धारा जो रहती है वो मस्तिष्क पे डाली जाती है, जिससे नींद काफी अच्छी आती है। ठीक है, ये तो वैद्यों की सलाह से आपको वैद्य के पास जाके ही करवाना पड़ेगा, लेकिन शिरोधारा आप घर में कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी नींद आने में मदद हो जाएगी। ठीक है, अभी नींद हो गई, पूरा दिन तो हो गया। अभी इसके बाद बारी आती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या जैसे मैंने पहले बताया कि पिंडी ते ब्रह्मांड, यानी जो निसर्ग में है उसी तरह हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं। अगर बाहर बारिश चालू है तो हमारे शरीर में भी चेंजेस आते हैं। अभी मैं सारे ऋतुओं के बारे में नहीं बात करूं, मैं सिर्फ वर्षा ऋतु के बारे में यानी अभी के रेनी सीजन के बारे में बात करती हूँ। रेनी सीजन में पित्त जो रहता है, पित्त दोष जो हम लोगों ने बोला, उसका संचय होता है, यानी पित्त दोष शरीर में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और जो वात दोष है उसका प्रकोप यानी वो बढ़ने लगता है। इसीलिए जो थोड़े 40+ के होंगे उनको पता होगा कि बारिश में वाताची दुखणे वाढतात, घुटने में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, यहाँ वहां पर दर्द होना, सांधे दुखी या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसका रीजन है ये बढ़ा हुआ वात दोष। इसीलिए वर्षा ऋतु में इस वात दोष को लेके हमें हमारा आहार विहार रखना है। आहार में लघु स्निग्ध उष्ण अन्न खाना है। स्निग्ध यानी कि जिसमें घी डाला हुआ है, घी में तली हुई पुरिया नहीं बोल रही हूँ, घी डाला हुआ, यानी आपकी मूंग की दाल है तो उसमें आप घी डालिए, आपकी रोटी है तो उस पर घी डालिए, जिससे स्निग्धता बढ़ती है। उसी के साथ थोड़ा गर्म खाना खाना है, ठंडा हो गया और उसके बाद वो खाना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एटलीस्ट वर्षा ऋतु में तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। खाना जल्दी ठंडा हो जाता है और हम लोग 1 आध घंटे खाना खाते हैं, वो ठंडा ठंडा खाना पेट में जाके भी ठंडा ठंडा वात बढ़ाता है। तो इसीलिए खाना जो है वो गर्म और स्निग्ध खाना है। ये स्निग्ध के बारे में एक और बात है कि वात को अगर हमें जीतना है या वात को हमें कंट्रोल करना है तो स्नेह यानी कि ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। ये जो ऑयल हम लोगों ने स्निग्ध यानी खाने में लिया, उसी तरह से शरीर में भी लेना है। शरीर में लेना इन द सेंस बॉडी पर ऑयल एप्लीकेशन करना है। आपके पैर है, आपकी कमर, पीठ, आपके घुटने हैं, इनको आप सादा तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैद्यों से पूछ के कोई विशिष्ट सहचरादी तेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को थोड़ा गुनगुना करके लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा फर्क करता है। स्पेशली जिनको ये जॉइंट की तकलीफ है वो तो पक्का इसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ बस्ती जैसे पंचकर्म है वो इस सीजन में बहुत अच्छे रहते हैं। बस्ती पंचकर्म आपको वैद्य के पास जाके ही करवाना पड़ेगा। ये अभी जो मैं पंचकर्म पंचकर्म बोल रही हूँ, तो ये पंचकर्म यानी बॉडी क्लींजिंग मैकेनिज्म, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो पंचकर्म रहते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, या इसके अलावा भी शिरोधारा, कोटली, ऐसे अलग सारे पंचकर्म रहते हैं। ये हर बॉडी के हिसाब से किए जाते हैं। जिसके बॉडी को जो नीड है, जिसके बॉडी में जो दोष बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से पंचकर्म होते हैं। फिर भी आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के लिए कुछ विशिष्ट पंचकर्म उस ऋतु के अनुसार बताए हैं। जैसे वसंत ऋतु यानी मार्च का सीजन, उस सीजन में कफ की तकलीफें बढ़ती हैं। जो चिकन पॉक्स वगैरह जनरली सुना होगा, तो ये सीजन में ज्यादा प्रीवैलेंट होता है। तो इस एक्सेस कफ को निकालने के लिए वमन नाम का पंचकर्म होता है, जिससे एक्सेस कफ को उल्टी द्वारा निकालते हैं। इसके बाद अभी जो वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन, इसका बढ़ा हुआ एक्सेस वात निकालने के लिए बस्ती इज एडवाइज फॉर इवन हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी आप बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बारी आती है शरद ऋतु की। शरद ऋतु यानी अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट में पित्त बढ़ता है। एलर्जिक रैशेस वगैरह जिनको आते हैं ना, अर्टिकेरिया, उनको ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। अक्टूबर हीट में ये चीजें पक्का होनी ही होनी है।
तो इसलिए इस पित्त को निकालने के लिए शरद ऋतु में विरेचन करना है। ये चीजें आपको आपके वैद्य के पास जाके बहुत अच्छे से पता चलेगी और आपके बॉडी नीड के हिसाब से वैद्य आपको एडवाइस भी करेंगे। पंचकर्म के बाद हम थोड़ा औषधि के बारे में बात करते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुष काढ़ा को प्रमोट किया, क्योंकि ये आयुष काढ़ा में जो मेडिसिन है, दालचीनी, हल्दी, काली मिरी जैसी, ये एक तो हमारे घर पे अवेलेबल भी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती है, एक्सेस कफ को कम करती है, शरीर की इम्यूनिटी को एनहांस करती है। आप घर में ये जो अवेलेबल चीजें उससे भी काढ़ा बना सकते हैं, या अपने दवाखाने में उपलब्ध चीजें से अपने दवाखाने में जो उपलब्ध रेडीमेड पैकेट है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये आयुष काढ़ा, जैसे मैंने बोला, रसायन सेवन के बाद लेंगे सुबह में तो ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ महासुदर्शन काढ़ा, त्रिभुवन कीर्ति रस, ऐसे कुछ और आयुर्वेदिक औषधि है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको शायद नया प्रोटोकॉल पता होगा, जिसमें गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक वैद्य को भी परमिशन दी है कि आप कोरोना पेशेंट को ट्रीट करें, क्योंकि आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो इस कोरोना पर बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट वाले स्टडी हो चुके, इवन कल्याण में भी हुआ है, एंड द रिजल्ट्स आर रियली वेरी एनकरेजिंग। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक के कोरोना हो गया यानी सब खत्म, नो वेज। कोरोना हो गया तो भी आप उससे निकल सकते हैं, अगर आप इतनी सारी जो चीजें बताई हैं मैंने अभी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, योगासन, प्राणायाम, इन सारी चीजों का अवलंब करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और इस इम्यूनिटी अच्छी रहने के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके बावजूद अगर तकलीफ होती है तो भी मेडिसिन आर अवेलेबल। ठीक है, कोरोना हो गया मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैन ट्रीट, आयुर्वेदा के हिसाब से हम इस कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर टेंशन लेंगे तो फिर तो पक्का गड़बड़ होनी है। अभी ये कोरोना के चलते सब जगह पर बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ चुकी है, सब लोग बहुत डरे हुए, कैसे होगा, क्या होगा, फाइनेंशियल टेंशन, हेल्थ वाइज टेंशन, फैमिली का टेंशन, बहुत सारे टेंशन है। तो अगर ये टेंशन हम लोग रखेंगे तो कैसे होगा। ऊपर से ये सारे न्यूज चैनल रोज देखो, यहाँ पर इतने नंबर बढ़े, वहां पर इतने नंबर बढ़े, इससे और ज्यादा घबराहट मन में पैदा होगी। तो ये सारी चीजें ना पहले बंद करनी। अगर कोई मुझे फोन पे पूछता है, मैडम मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, मुझे कोरोना तो नहीं, पहला मेरा आंसर ये रहता है, आपके घर में अगर न्यूज देख रहे तो न्यूज को बंद कर दीजिए, और फिर आपको अगर कोई सिम्टम है तो मुझे पूछिए। हंसिए मत, ये एक्चुअल में हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे, इतने पैनिक हो रहे कि एक दूसरे पे विश्वास डालने को कचर रहे हैं, किसी के पास बोलना नहीं, कुछ नहीं, मास्क डाल के घर पे भी बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा डर है। इसी के साथ कुछ ऐसे भी महाभाग हैं, कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जिनको लगता है कुछ नहीं है कोरोना, वो ऐसे मस्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं। ये दोनों चीजें करेक्ट नहीं है। आपको बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा केयरलेस भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको जो जो चीजें बताई गई है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बाहर बिना किसी वजह के ना निकले, इन चीजों का आपको फॉलो करना है। ऐसे ही मत घूमिए और ज्यादा डरिए भी मत, दोनों चीजें आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपको मिशन बिगिन करना है, आपको वापस आपकी लाइफ चालू करनी है, तो वो अमेजिंग लाइफ होनी चाहिए। ऐसे ही घर पे बैठे डरे हुए या बाहर निकल के भी डरे हुए नहीं रहना। शायद आप इम्यून होंगे लेकिन आपके आजू बाजू वाले इम्यून होंगे, इसकी गारंटी तो नहीं है। आपके घर में भी किसी की बूढ़ी माँ हो सकती है, किसी का छोटा बच्चा हो सकता है, किसी की प्रेग्नेंट बीबी हो सकती है, उन सबको इम्यूनिटी मिलेगी ही, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए आप खुद से शुरुआत कीजिए, आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सभी को ये बातें बताइए कि आपको इम्यूनिटी को अर्न करना है विद आयुर्वेद नाम का जो शाश्वत बैंक है उससे। अगर ऐसे करेंगे तो हम इस बिगिन अगेन मिशन में बहुत अच्छी और अमेजिंग लाइफ अहेड कर सकते हैं। इसी के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बात जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताई थी, वो थी मन को लेकर। मन को प्रसन्न रखिए, क्योंकि अगर चित्त प्रसन्न है तो आपका सारा जो जहां है वो प्रसन्न है। लेकिन अगर आपका मन खिन्न है, आपको अच्छा नहीं है मन में, तो आपके लिए कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अगर आपको सुखी रहना है, आपको शांत रहना है, तो आपको प्लीज तुमचा माइक जरा बंद करा। तो इसी के साथ इस मन को
और शरीर के लिए जो जो इम्यूनिटी की बातें बताई है उन सबको फॉलो करके आप आयुर्वेद का जो भी दिनचर्या उसको फॉलो कीजिए। जो भी सारे अस्त्र कोरोना को फाइट वो सब या फिलहाल स्टॉप और आप तो या तो चैट बॉक्स में डालिए या तो आप पर्सनली भी पूछ लीजिए। मैं आप सबको अभी अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन एक एक करके ही क्वेश्चन। दिशा मोरेंनी प्रश्न विचारलाय, आमच्याकडे नाही आहे च्यवनप्राश। च्यवनप्राश नाही आहे तो भी चलेगा, आप हल्दी डाल के हळद टाकलेलं दूध तुम्ही घेऊ शकता किंवा इवन च्यवनप्राश विकत आणताही येतं, पण प्रत्येक व्यक्तीनुसार त्या गोष्टी चेंज होत असतात। मार्केटमधला च्यवनप्राशही चालेल, हळदी टाकलेलं दूधही चालेल, तुमच्या प्रकृतीनुसार तुम्हाला सकाळचं रसायन घ्यायचं आहे। ठीक आहे। एक सेकंड। अभी जिसको क्वेश्चन पूछना है वो आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, अनम्यूट करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके स्क्रीन पे जो मिडल में माइक का साइन है उस पर आपको प्रेस करना है। मी असं ऐकलंय की त्रिफळा चूर्णमुळे 3 दोष बॅलन्स होतात, असं आहे का? हो, असं आहे। त्रिफळा म्हणजे हरितकी, आमलकी, विविधकी असे 3 दोष आहेत। सॉरी, असे 3 त्याच्यामधले घटक आहेत। तर हा जो त्रिफळा आहे तो वात पित्त कफाला बॅलन्स करण्यासाठी वापरला जातो। तिन्ही दोषांचं त्याच्याने प्रशमन होत असतं। तो त्रिफळाचा, म्हणून मी म्हटलं ना की त्रिफळाचा काढा सुद्धा आपण वापरू शकतो। सकाळी जे गंडूश करायचं आहे तर तेलाच्या ऐवजी तुम्ही त्रिफळाचा काढा सुद्धा वापरू शकता। इनफॅक्ट सॉरी, आपल्या आयुष काढ्यामध्ये त्यातलं एक आवळा म्हणून जे घटक द्रव्य आहे त्याचाही वापर केलेला आहे। अनम्यूट झाले। अनम्यूट हा त्यांची कोण? डॉक्टर, मी हा श्वेता बोला। बोलतेय। हा बोला। आपल्याकडे आयुष काढा जर उपलब्ध आहे असेल तर आपण कोणत्या प्रमाणात आणि केव्हा घ्यायचा? आयुष काढा जो आहे, मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे रसायन सेवन झाल्यानंतर च्यवनप्राश किंवा तुम्ही हळद टाकलेलं दूध घेतलं असेल त्याच्यानंतर साधारण 1 तासाने घ्यायचा आहे। आणि हा जो आयुष काढा आहे तर प्रत्येक म्हणजे एका व्यक्तीसाठी पाव चमचा, रेडीमेड जर का तुम्ही काढा घेत असाल तर पाव चमचा 1 कप पाणी त्याचा उकळून अर्धा कप करायचा आणि तो गाळून प्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही मनुका किंवा हनी, मध टाकू शकता। हॅलो। हा बोला। हॅलो। आदित्य महाडिक बोला। हॅलो। हा डॉक्टर, हा त्या बोला। आर्सेनिक अल्बमच्या ज्या गोळ्या आहेत हा हा त्या जर आपण हा घेतल्या तर त्या व्यतिरिक्त इतर काही घेणं गरजेचं आहे का?
हा, चांगला प्रश्न आहे. असं आहे ना, मी शब्द म्हणूनच हा वापरला की इम्युनिटी ही एका दिवसात होणारी गोष्ट नाही. इम्युनिटी ही कमवावी लागते. सो फक्त मी 5 दिवस त्या गोळ्यांचा कोर्स केला किंवा मी आयुष काढा 21 दिवस घेतला, आता मी इम्युन झाले, असं नाही. सर्व जी काही मी आता उपाययोजना सांगितल्या ना, तुमच्या दिनचर्येपासून की तुमच्या ऋतुचर्या, आहार हे सगळं फॉलो केलं तर तुम्ही इम्युन व्हाल. मग तुम्ही आयुष काढा सुद्धा घेऊ शकता किंवा तुम्ही आर्सेनिक अल्बमही घेऊ शकता. तुम्हाला ती औषधं एक सपोर्ट आहे. पण त्याच्यासोबत तुम्हाला तुमच्या डेली रुटीन मध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी करायच्या. नाहीतर मी शेवपुरी पाणीपुरी खाणार आणि मी एकीकडे आर्सेनिक अल्बम खाणार, आता मला इम्युनिटी आली, असं काही होणार नाही. सो तुम्हाला दोन्ही गोष्टी करायच्या, आहार विहार दिनचर्या पण आणि ही औषधं सुद्धा. ठीक आहे. थँक्यू. ओके. दिश चव्हाण. हॅलो डॉक्टर. हा बोला. हॅलो. हा बोला. आयुर्वेदिक आपण औषध घेतो, पण आयुर्वेदिक औषधाचा काय साईड इफेक्ट असतो का साईड इफेक्ट नाही असं काय आहे? म्हणजे हा प्रश्न ऐकून ना खरं तर मला बऱ्याचदा हसू येतं. खूप जण विचारतात, म्हणजे तुम्हीच विचारता म्हणून असं मी नाही म्हणत आहे. आपण ना हा. पाणीपुरी शेवपुरी खाताना कधीच विचारत नाही, ओ ह्याच्याने साईड इफेक्ट होईल का? पण आयुर्वेदिक औषधांना मात्र हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो, साईड इफेक्ट होईल का? का होईल साईड इफेक्ट मला सांगा. आपण पालेभाज्या खातो त्याच्याने साईड इफेक्ट होतो, आपण जे काही फळभाज्या खातो त्याच्याने साईड इफेक्ट होतो, नाही होत. नाही आयुर्वेदिक त्याच्यामध्ये. औषधांनी पण नाही. त्याचं कारण असं आहे की ही जी औषधं आहेत ती योग्य मात्रेत घेतली गेली वैद्यांच्या सल्ल्यानुसार. मी पुन्हा एकदा हा शब्द सारखा सारखा सांगते की वैद्यांच्या सल्ल्यानुसार जर तुम्ही औषधं योग्य मात्रेत घेतली तर त्याच्याने तुम्हाला फायदाच होणार. आयुर्वेदामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जगामध्ये अशी कुठलीही गोष्ट नाही की जी औषध नाही. म्हणजे कुठलीही गोष्ट तुम्ही औषध म्हणून वापरू शकता, फक्त तिथे योजक असतो दुर्लभ. म्हणजे योजक वैद्यांनी ती त्या पद्धतीने वापरणं अपेक्षित आहे. आता जसं आर्सेनिक अल्बम झालं, आर्सेनिक म्हटलं तर एक विष आहे, परंतु त्याची स्ट्रेंथ किंवा त्याची पोटेन्सी अशा पद्धतीने वापरली जाते की जेणेकरून ती शरीराला फायदा देईल. ठीक आहे. तर त्याच पद्धतीने आयुर्वेदाचंही आहे, औषधं ही त्या पद्धतीने जर का आपण वापरली तर त्याचा परिणाम होत आहे. चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या डोस तर साईड इफेक्ट होणार आहे. साईड इफेक्ट म्हणण्यापेक्षा औषधं घेण्याची चुकीची पद्धत ही त्याला कारणीभूत आहे. असं म्हटलं तर अमृतही जास्त प्रमाणात घेतलं तर त्याचं अजीर्ण होऊ शकतं. सो म्हणून प्रमाण मात्रा इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. हा ठीक. ओके. ओके ओके. मला वाटतं बऱ्यापैकी प्रश्नांना आपण उत्तरं दिलेली आहेत आणि तसंही सर्व गोष्टी पीपीटी मध्ये कव्हर केलेल्याच आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त जर काही डाऊट असतील तर तुम्ही ग्रुपवरती नंतर टाकालच. एक निशा पानसरे म्हणून प्रश्न विचारतात, मॅम तुम्ही सांगितलं की आयुष काढा उपाशीपोटी घेऊ नये, तर च्यवनप्राश त्याच्या आधी घ्यायचा की नंतर? च्यवनप्राश आधी घ्यायचा आहे. च्यवनप्राश घेतल्यानंतर 1 तासाने आयुष काढा घ्यायचा. च्यवनप्राश बरेच जण घेत नाहीयेत ना, म्हणून मी जनरली सांगताना आयुष काढा उपाशीपोटी असं म्हटलं. च्यवनप्राश घ्यायला पाहिजे, पण तुम्ही तुमचं डायजेस्टिव्ह कॅपॅसिटी कशी आहे ती आधी बघा. कारण समजा अन्नच पचत नाही तर तो च्यवनप्राश तरी बिचारा काय पचणार ना. तो अन्न आधी पचायला पाहिजे, मग च्यवनप्राश पचेल. आता पीपीटी मध्ये त्याची ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन साठी कोणती साईट आहे? सध्या तरी आपण फेसबुक वरती इन्फॉर्मेशन आपली देतोय. फेसबुक मध्ये तुम्हाला ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत आपले जे काही शॉप्स आहेत ते सर्व आपले जे काही प्रोडक्ट्स आहेत मोरावळ्यासारखे
किंवा इव्हन च्यवनप्राश सारखी ते सगळं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आपल्या फेसबुक पेजवर मिळेल. तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही इन्फॉर्मेशन अजून हवी असेल तर तुम्ही मेसेज सेंड करू शकता. एखादी सर्व्हिस किंवा पंचकर्म करायचं असेल त्याच्यासाठी तुम्ही बुक नावचं ऑप्शन वापरू शकता. बाकी डिटेल तुम्ही पर्सनल त्या आपल्या नंबरवरती किंवा आपल्या ग्रुपवरतीही विचारू शकता. आजचं सेशन मुळात आपण जे घेतलं होतं ना ते आपल्या अशाच पेशंटसाठी होतं किंवा आपल्या अशा रिलेटिव्ह नियर डिअर साठी होतं की ज्यांना सध्या या कोरोनामुळे खूप टेन्शन आहे. काय करायचं, कसं करायचं, सगळ्याचा प्रश्न पडलेला आहे. तो म्हणून आपण हे सेशन ठेवलं. ठीक आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर कुणाला काही डाऊट असेल तर आपलं जे फोन नंबर आहे बिझनेस अकाउंट त्याच्यावरतीही इन्फॉर्मेशन आहे ती सुद्धा तुम्ही बघू शकता. आपला व्हॉट्सअपचा जो मला दिसतंय का व्हॉट्सअपचा जो आपला बिझनेस अकाउंट आहे त्याच्यातही ही इन्फॉर्मेशन आहे. सिद्धेश चव्हाण. हा तर तुम्ही त्या अकाउंट मधूनही इन्फॉर्मेशन काढू शकता. बाकी मी ग्रुपमध्ये डिटेल्स देईल. ओके. सध्या ऍक्सेस नाही देता येते मला. मी टाकेल त्याच्या डिटेल्स. थँक्यू प्रीतम मुली. थँक्यू एव्हरीवन. काही अजून डाऊट नसतील तर आपण हे सेशन आता एंड करू शकतो. पुढचं सेशन कुठलं असावं किंवा पुढचं तुम्हाला काय डाऊट आहे ह्यासाठी आपण जेव्हा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरला तर तेव्हा आपण एक क्वेश्चनियर प्रोव्हाइड केली होती. मॅक्सिमम सगळ्यांनी आपल्याला विचारलं होतं इम्युनिटी बद्दलच सांग. इम्युनिटी बद्दल आपण आता बोललेलोच आहोत. पुढचा टॉपिक ह्या आपल्या क्वेश्चनियर्स नुसारच ठरवला जाईल आणि त्याची तुम्हाला लवकरच लिंक ग्रुपवर पाठवली जाईल. सो तोपर्यंत स्वस्थ राहा. आयुर्वेदाची जी काही जीवनशैली मी तुम्हाला आता सांगितली तिचा अंगीकार करा. काही डाऊट असेल मी नेहमी तुम्हाला सांगण्यासाठी उपलब्ध असेलच. तोपर्यंत स्टे हेल्दी. बाय बाय. एक्झिट करायचं.